शुरुआत करते हैं इस हफ्ते की बड़ी खबरों के साथ। अफगानिस्तान के स्वतंत्र लोकल मीडिया आउटलेट एरियाना न्यूज के मुताबिक अफगानिस्तान की पुलिस ने हेरात इलाके में 16 क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज को बंद करवाया है। रिपोर्ट के मुताबिक अफगानिस्तान के सेंट्रल बैंक ने कहा है कि डिजिटल करेंसी की ट्रेडिंग से कई तरह की समस्याएं आ रही हैं और लोगों के साथ धोखाधड़ी हो रही है, इन्हें बंद करना चाहिए। अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं। क्रिप्टो लेंडर सेल्सियस नेटवर्क, जो पिछले महीने दिवालिया हो गई, ने एक पूर्व इन्वेस्टमेंट मैनेजर पर मुकदमा किया है। सेल्सियस नेटवर्क ने आरोप लगाया है कि इन्वेस्टमेंट मैनेजर ने दिवालिया होने से ठीक पहले लाखों डॉलर के एसेट्स की चोरी की। मैनहट्टन बैंक्रप्सी कोर्ट में सेल्सियस ने जेसन स्टोन और उनकी कंपनी कीफा इंक पर घोर लापरवाही और क्रिप्टो निवेश में अयोग्यता का आरोप लगाया है। स्टोन ने खुद को इस क्षेत्र का अगवा के रूप में प्रस्तुत किया। अगली खबर की तरफ रुख करते हैं। ब्लॉकचेन रिसर्च फर्म एलिप्टिक के मुताबिक जुलाई महीने में $100 मिलियन से अधिक के नॉन फंजिबल टोकन्स की चोरी हुई है। सोशल मीडिया के जरिए सुरक्षा से समझौता होने के बड़े मामलों की वजह से 2022 में 23% NFT की चोरी हुई है। रिपोर्ट के मुताबिक चोरों को हर स्कैम में औसतन $300,000 मिले। अगली खबर की ओर। क्रिप्टो कार्बन रेटिंग संस्थान CCRI की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि ट्रॉन नेटवर्क के लिए कम ऊर्जा की जरूरत उसे पर्यावरण के अनुकूल ब्लॉकचेन बनाती है। ये इन्होंने बिटकॉइन के अगेंस्ट इसकी जो स्टडी है वो की थी, उसमें ये रिपोर्ट निकल कर आई। CCRI एक रिसर्च ग्रुप है जिसका ध्यान क्रिप्टो प्रोजेक्ट में कार्बन उत्सर्जन के कम होने पर रहता है। ट्रॉन के डेलीगेटेड प्रूफ ऑफ स्टेक कंसेंसस मैकेनिज्म की वजह से कार्बन फुटप्रिंट दूसरे मैकेनिज्म जैसे बिटकॉइन के प्रूफ ऑफ वर्क से कम होते हैं। अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं। नाइकी ने NFTs को बेचकर $185 मिलियन की कमाई की है। ड्यून एनालिटिक्स की तरफ से दिए गई इस लिस्ट के मुताबिक ये किसी भी दूसरे ब्रांड से कई ज्यादा है, सबसे ज्यादा है। वहीं इसके साथ ही इनकी आय जो दूसरे नंबर पर है उनसे 7 गुना ज्यादा है। वहीं नाइकी में सबसे ज्यादा जो ट्रांजैक्शन है वो 65,000 से ज्यादा के हुए। नाइकी के बाद डॉल्चे एंड गबाना, टिफनी, गुची और एडिडास हैं। आखिरी खबर की तरफ बढ़ते हैं। इंडियन ब्लॉकचेन फोरम के लॉन्च इवेंट में तेलंगाना के इंडस्ट्रीज और कॉमर्स डिपार्टमेंट और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के प्रिंसिपल सेक्रेटरी जयेश रंजन ने वेब 3.0 रेगुलेटरी के लॉन्च की बात कही। इस बारे में ज्यादा बात करेंगे शो में आगे भी, जहां पर सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे ये कहते हुए कि सैंडबॉक्स आखिरकार है क्या। शो का नाम है कॉफी एंड क्रिप्टो। मेरा नाम है अरुण सिंह। एक घूंट भरते हैं कॉफी का और शुरुआत करते हैं हमारे एक्सप्लेनर की। तो सैंडबॉक्स क्या है? टर्म जो है वो सॉफ्टवेयर टेस्टिंग वर्ल्ड से आया है। ऐप या सिस्टम को प्रभावित किए बिना इसमें टेस्टिंग की जाती है। नए प्रोडक्ट, सेवाओं का नियंत्रित परिवेश में लाइव टेस्टिंग की सुविधा, इसे ही सैंडबॉक्स कहा जाता है। और इसमें कोशिश की जाती है कि जो इकोसिस्टम है उसे समझा जाए, जिससे जो रेगुलेटर है उसको मदद मिलती है। खासतौर पर अगर क्रिप्टो की हम बात कर रहे हैं तो ऐसे में रेगुलेटर का बहुत बड़ा रोल है। तो सैंडबॉक्स के जरिए जो रेगुलेटर है वो काफी चीजें जो है वो वहां से समझ लेते हैं। लेकिन सैंडबॉक्स आखिरकार काम कैसे करता है? सैंडबॉक्स समझ लीजिए टेस्टिंग का दूसरा नाम है। काम कैसे करता है? वास्तविक डिवाइस का अनुकरण होता है, वहीं ऑपरेटिंग सिस्टम की भी नकल की जाती है। एक वर्चुअल माहौल बनाया जाता है, तो इसकी पहुंच जो है वो हार्डवेयर तक नहीं होती, लेकिन वर्चुअल हार्डवेयर तक अपनी ये पहुंच बना सकता है। एक वैसा एनवायरनमेंट क्रिएट किया जाता है। लेकिन जो रेगुलेटरी सैंडबॉक्स है, यानी जिसमें रेगुलेटर्स जो हैं वो सारा टेस्टिंग वगैरह देखते हैं या वो चेक करते हैं चीजें, उन्हें ये कैसे मदद करता है रेगुलेटरी सैंडबॉक्स? तो देखिए, किसी भी एसेट को टोकन में बदलने में ब्लॉकचेन की मदद की जा सकती है। सरकार को इससे काफी मदद हो सकता है। लोगों को एसेट में निवेश की जो सुविधा है वो दिलवाई जा सकती है, उसकी टेस्टिंग हो सकती है। निवेशकों के लिए विरासत से जुड़े टोकन जो है या सिटी कॉइन को बनाना, वो भी इसमें जोड़ा जा सकता है और उसकी भी टेस्टिंग हो सकती है। वहीं इसकी कुछ फायदे हैं, कुछ सीमाएं हैं। नुकसान तो नहीं कहूंगा, लेकिन कुछ सीमाएं हैं। फायदों से शुरुआत करते हैं। रेगुलेटर को इमर्जिंग टेक को लेकर फायदे और जो जोखिम है उसकी जानकारी मिल जाती है। रेगुलेटर को इनोवेटर्स और फिनटेक की ज्यादा समझ मिल जाती है। वहीं प्रोडक्ट की पब्लिक रिलीज से पहले सैंडबॉक्स टाइम की मदद से किसी भी समस्या को ठीक किया जा सकता है। वहीं कुछ इसकी सीमाएं भी हैं। सबसे पहले इनोवेटर्स को ज़्यादा वक्त लग जाता है, क्योंकि पूरी टेस्टिंग का प्रोसीजर जो है वो फॉलो करना पड़ता है। वहीं रेगुलेटरी रिलैक्सेशन ऑथराइजेशन से ज़्यादा वक्त लगता है। और अगर जो आपकी टेस्टिंग है वो सफल हो भी गई, उसके बावजूद भी आपको रेगुलेटरी मंजूरी की ज़रूरत ज़रूर पड़ती है, तो उसमें भी समय तो है वो जाता ही।